बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 23 अक्टूबर है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी ने अडयाला के बाहर धरना दे दिया है। वजह क्या बनी और जो हुक्म अदालत की तरफ से दिया गया था, जेलर ने इसे कैसे हवा में उड़ा दिया। ताज़ा तरीन अडयाला के बाहर की सूरत हाल क्या है, ये आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर अलीमा खान की गिरफ्तारी की पेशकश, कुछ लोग आए, अलीमा खान से वारंट पर दस्तखत करवा रहे थे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पुलिस वालों को क्या पैगाम दिया, ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर नून लीग का इमरान खान को पैगाम, ये पैगाम क्यों भेजा गया, दावा क्या है इस पैगाम के हवाले से, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, अडयाला के बाहर मार्शल लॉ, अदालत ने सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी है। वजह क्या बनी और अडयाला के बाहर इस फैसले के बाद क्या माहौल है, ये भी आपको दिखाएंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लड़ाई जी, 3 जजेस बैठकर मशावरत करते रहे, बाकी उनका मुंह देखते रहे, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक जो हुक्म है, उस हुक्म को किस तरह खामोशी के साथ रद्द करते हुए 26वीं तरमीम के इस केस के अंदर फुल कोर्ट बनाया नहीं जा रहा। और जो शाहिद जमील साहब है, उन्होंने आज अदालत को क्या कहा, ये भी मुकम्मल तफसील में शामिल करूंगा आज की इस नशिस्त में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोहेल अफरीदी की अडयाला के बाहर पहुंचकर मीडिया के साथ गुफ्तगू। सोहेल अफरीदी साहब बार बार अडयाला जेल का रुख कर रहे हैं और जितने भी आइनी और कानूनी रास्ते हैं उनको अपनाया जा रहा है। अदालत का दरवाज़ा भी आपने खटखटा कर देख लिया, वहाँ पर इस बात की यकीन दहानी करवाई गई कि सोहेल अफरीदी की और बाकी लोगों की मुलाकात करवाई जाएगी, रूल्स के मुताबिक करवाई जाएगी, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जी अडयाला के बाहर पहुँचे हैं और सोहेल अफरीदी को आगे जाने से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी पंजाब पुलिस की एक तरफ मौजूद थी और दूसरी तरफ सोहेल अफरीदी का जो स्क्वाड है उसकी पुलिस मौजूद है, और उस सड़क पे जहां पर ये पुलिस ने उनको रोका वहीं पर उन्होंने धरना दे दिया है। अब से कुछ ही देर पहले जो मीडिया से इंटरेक्शन उन्होंने की, उन्होंने बताया कि हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लिहाजा जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती हम इसी रोड के ऊपर धरना देकर बैठ जाएंगे। और उसके बाद आवाम की बड़ी तादाद, वर्कर्स की बड़ी तादाद सोहेल अफरीदी के साथ उसी सड़क पर बैठ गए जहां पर उनको रोका गया। देखें, ये फ़र्क था जब अली मीन गंडापुर आए और उनके पास 1 बरस का पूरा वक्त मौजूद था कि वो बार बार अडयाला की तरफ सफ़र करते, बार बार कोशिश करते, बहनों के लिए रास्ता निकालते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से एक प्रेशर हुकूमत के ऊपर बिल्ड करते, और फिर उन्हें वो तमाम काम करने पड़ते जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कानून पास कर दिया जाता कि अडयाला के अतराफ में किसी भी सियासी वर्कर को आने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन एक प्रेशर ज़रूर बिल्टअप होता और आप मजबूर कर देते पाकिस्तान की हुकूमत को कि वो इमरान खान से मुलाकातों का जो रास्ता है उसे बंद नहीं कर सकते। लेकिन अली मीन गंडापुर ने ये काम नहीं किया। यही गिला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को कि अली मीन गंडापुर आते क्यों नहीं है। आज सोहेल अफरीदी साहब ना सिर्फ आए बल्कि वो बैठ भी गए और उन्होंने धरना भी दे दिया। इस मौके पर 3 चीज़ें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं। पहली चीज़, सोहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि वफाक बार बार जो हमें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहता है कि दहशतगर्दी हमारी वजह से और हम संजीदा नहीं हैं, ये लोग खुद संजीदा नहीं हैं। अगर आप वाकई सूबे में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करें तो पहला आपको काम ये करना है कि NFC के मुताबिक हमारा जो पैसा बकायाजात आपकी तरफ बनते हैं इन्हें फ़ौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए। अगर हमारी मुलाकात नहीं करवाते तो हम धरना देंगे, और फिर उन्होंने धरना भी दिया। वज़ीर आला KPK ने इजाज़त ना मिलने पर अडयाला रोड के ऊपर जहां पर इनको रोका गया वहां पर ये धरना दिया। और फिर जो दूसरी बात उन्होंने गाड़ियों के हवाले से, चूंकि वहां पे उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि वफाक की जानिब से दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुरानी थी, मेरे पुलिस और पुलिस के शोहदा इतने गए गुजरे नहीं कि कबाड़ की चीज़ दें। कोई दुश्मन का दोस्त नहीं होता। दुनिया में पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाते हैं। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का गेटवे है और हमें उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, लेकिन आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाए। जजेस अहकामात पर अमल नहीं करवा सकते तो अदालतों को ताले लगा दें। और ये सोहेल अफरीदी का इन जजेस को मशवरा है जो उन्हें बुलाते हैं समात केसेस की अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और की मर्जी से लगाते हैं, और फिर पाकिस्तान में जो लिखे लिखाए फैसले आते हैं ये दे दिए जाते हैं। तो सोहेल अफरीदी साहब
سر وہ باز نہیں آ رہے, وہ رک نہیں رہے, وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, وہ انہوں نے دھرنا دے دیا. اور یہی وہ معاملہ تھا جس پر علی امین گنڈا پور سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ ہمیشہ میں نالا نظر آیا. ویورز, آج عدالت کے اندر کیا کچھ ہوا. ایک تو جی سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی کا یہ معاملہ تھا, تو اس پر چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ جب آپ عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے آتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جیل کے باہر یہ سیاسی گفتگو مت ہو. یہ ان کے ریمارکس ہے. کیا انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والے جیل کے باہر گفتگو نہ کریں, بعد میں چیمبر میں یا کسی اور جگہ شام میں میڈیا ٹاک کی جا سکتی ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل کو عمران خان سے فیملی, وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کی جیل ملاقاتیں بغیر رکاوٹ SOPs کے مطابق منگل اور جمعرات کو کرانے کا حکم دیا. لیکن سر آج ہی اس ملاقات کو روک لیا گیا اور اڈالہ جیل میں جو لسٹ گئی تھی اس کے مطابق جیلر صاحب نے اس ملاقات کو نہیں کروایا. تو پاکستان میں سر ان عدالتوں کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے. کباڑ کی بھی سر کوئی حیثیت ہوتی ہے, مگر ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز اور ان ججز کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ردی کے بھاؤ بھی بک نہیں سکتے. یہ فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں اور 3 ججز بیٹھ کر اپنی ریٹ کو قائم کیوں نہیں کر پا رہے, کیونکہ یہ ججز انہی کے لائے ہوئے ہیں جن کی مرضی سے اڈالہ کے دروازے کھلتے ہیں, بند ہوتے ہیں, اور جب ان کا دل چاہتا ہے یہ صبح 7 بجے بھی کھل سکتے ہیں. تو پاکستان میں 3 ججز نے اور اس نظام نے مذاق بنا لیا اور اپنے ہی فیصلوں کو مذاق بنا رہے ہیں, اور دنیا اب ان کے اوپر ہنسے گی. ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اپنے اگر عدالت کے فیصلے کی جو رٹ ہے وہ قائم نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے ان کو واپس چلے جانا چاہیے, کیونکہ یہ بھی کہتے ہوں گے نا کہ یار ہمیں ایک حکم دیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. دیکھیں اس سے زیادہ مذاق پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا جو آج یہ مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایک جج جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کر ملاقات کرو, اور دوسری طرف ملاقات نہیں کروائی جاتی اس سے اگلے لمحے. اور اب یہ معاملات جو ہیں وہ کیا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جائے گی, یہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر اب انہوں نے فیصلہ نہیں دیا. توہین عدالت کی جو کارروائی تھی, درخواست تھی, اس پہ کارروائی نہیں ہوئی اور اسے انہوں نے رکھ لیا ہے. اور پھر سے اس موقع پر جو عدالتی کارروائی ہے نا, یہ بھی ایک مذاق تھا. سپرنٹینڈنٹ اڈالہ جیل آیا, اس نے کہا جی کہ مجھے تو راجہ صاحب کبھی لسٹ ہی نہیں دیتے, اور جو لسٹ کا ذکر یہ کر رہے ہیں ہمارے پاس کبھی لسٹ نہیں پہنچی. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ لاہور میں ایک بلڈنگ کے ریکارڈ کو آگ لگا دیں, اور نون لیگ کے دور میں سر یہ ہمیشہ ہوا, LD پلازا کو آگ لگی, وہاں پہ کس قسم کا عدالتی ریکارڈ موجود تھا, اور پھر پاکستان میں توشہ خانہ کا ریکارڈ آپ غائب کر دیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کی کیسز کی فائلیں غائب ہو جاتی ہیں. اور شیخ احمد سعید صاحب نے جو جوڈیشل کمیشن کے سربراہ تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ان ڈبوں کو کھول کے دیکھو, اس میں کہیں مٹی تو نہیں ڈال کے رکھی ہوئی جو آپ باہر سے سوئس اکاؤنٹس کے متعلق جو ریکارڈ اکٹھا کر کے نیب کا لے کر آئے. تو یہ پاکستان میں ایک عام سی بات ہو گئی. اگر جیلر سپرنٹینڈنٹ جو ہے جیلر صاحب اڈالہ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے کبھی ان کی لسٹ ہی نہیں ملی, تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں, چونکہ ان کو لسٹ کبھی مل ہی بھی نہیں سکتی, اور انہوں نے عدالت میں یہی موقف اپنایا. بہت ہی آسان سا اس کا حل تھا. جیلر صاحب کو عدالت یہ کہتی نا کہ آپ کو لسٹ نہیں ملی, تو کہتے کہ سلمان صاحب ان کو لسٹ دیں, تو لسٹ وہیں پہ ریسیو ہو جاتی اور کہتے ہیں جا کر ملاقات کروائیں. انہوں نے اتنا گوارا ہی نہیں کیا کہ جیلر صاحب کو کہتے کہ آپ ان کی ملاقات کروائیں. انہوں نے ایک اور کام یہ کیا, یہ کہتے ہیں جی کہ SOPs کے مطابق ملاقات کروائی جائے. سر SOPs کون سے SOPs؟ کل کو یہ کوئی قانون نکال کر لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ باہر جا کر نا سیاسی گفتگو کرتے ہیں, انرسٹ پھیلتا ہے, ٹرموائل ہوتا ہے, اور ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے. اور اسی تناظر میں پھر آج جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا, اور عمران خان سے ملاقات کے بعد جو سیاسی گفتگو ہے اس کی قطعاً بھی اجازت جو ہے وہ باہر نہیں دی جائے گی. کچھ دیکھنا یہ ہوگا کہ علیمہ خان کی اور باقی خاندان کے لوگوں کی اور سہیل آفریدی کی ملاقات کروائی جاتی ہے نہیں کروائی جاتی. شام تک اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے گا. لیکن آج جو ہائی لائٹ تھا اس پورے ایونٹ کا, ایک تو دھرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کا جو وارنٹ کے اوپر دستخط کرنا, اور پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ آئے ہیں تو مجھے گرفتار کر لیں, میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. کوئی ریزسٹنس نہیں ہے, کوئی انہیں اس بات کا خوف نہیں تھا کہ یہ مجھے گرفتار کریں گے, مجھے گرفتار کر کے جو ہے وہ اذیت دی جائے گی, نفسیاتی ٹارچر کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں اس میں ملزمہ ہوں تو مجھے آپ لے جائیں ساتھ, اور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کیا کہا یہ ذرا سنیں اور اس کو فیل کریں کہ وہ گھر جس کو یہ توڑنا چاہتے تھے, وہ عمران خان جس کو یہ جھکانا چاہتے ہیں, اس گھر کی خواتین کا حوصلہ کتنا بلند ہے. اسے سنیں ذرا. اسلام آباد کی جوریسڈکشن یہاں بنتی بھی نہیں ہے. اسلام آباد کی جوریسڈکشن جانا میں چلی جاتی ہوں. اگر میں ساتھ چلی جاؤں
تو آپ لے جاؤ اریسٹ کر نہیں لو نہیں خیر ڈیٹ صبح تشریف لائیے گا. بیچارے پھر یہ کہاں آئیں گے لاہور آئیں گے لاہور بھی گئے وہ ہیں. کہتے ہیں لاہور بھی لاہور ہے بھی چلو گئے ہیں. ڈیٹ صرف اب لاہور بھی 23 آپ کو پتہ ہے میں اسلام آباد کی چلیے وہ کر لیں اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے؟ ادھر 23 لکھے آپ आपने हलीमा खान की गुफ्तगू सुनी, चेहरे पे मुस्कुराहट है और वो तैयार हैं कि मुझे अगर आपने लेकर जाना है तो अब मैं तैयार हूँ आपके साथ में जाने के लिए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वो बार बार इनकार कर रहे थे कि नहीं मैडम आप सिर्फ इसके ऊपर दस्तखत कर दें और हम जो है आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे. तो ये तमाम चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई. हलीमा खान ने आज गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि आपसे हमारी तमाम तवज्जो जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने केसेस की तरफ होगी. हाई कोर्ट से सर इनको इजाज़त नहीं मिल रही और ये बात इनको अब पता चल गई है. ये जब तक 3 जजेस बैठे हुए हैं ये इनको किसी तरह भी इमरान खान के हक़ में ना कोई फ़ैसला आएगा ना ही इमरान खान को यहाँ से रिलीफ मिलेगा. इसीलिए आपको दरवाज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो खटखटाना पड़ेगा और अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं. दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि इमरान खान की रिहाई का जी दबाव बढ़ रहा है. अव्वल तो इमरान खान को कैद नहीं होना चाहिए. जिन्होंने कैद किया उन्हें पता होगा कि वो दिन आ रहा है जब आवाम खुद सड़कों पर होगी. वो दिन अच्छा नहीं होगा. बेहतर है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए. इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने की गैर कानूनी हरकत नहीं होने देंगे. हमें सारा दिन अदालत के बाहर बैठना पड़ा, हम बैठेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे. बेहतर है कि अदालतें कानून के मुताबिक फ़ैसला करें. वक्त करीब है कि लोग सड़कों पर निकल कर फैसले लें. अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बुरा वक्त होगा. इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं. इमरान खान और बुशरा बीबी के झूठे मुकदमात ख़त्म करके उनको फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए. ये हलीमा खान की गुफ्तगू थी. कल ये जो कामरान शाहिद है इसने अपने प्रोग्राम में कहा कि इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा और उसकी बातें बज़ाहिर आपको सख्त लगेंगी और ऐसा लगेगा कि वो कह रहा है कि इमरान खान के लिए कोई नहीं बाहर निकला. देखें ये बात किसी हद तक पाकिस्तान की आवाम से जो हलीमा खान बात कर रही है ना इससे जुड़ी हुई है कि लोग इमरान खान की रिहाई के लिए अगर 3-4 लाख लोग डी चौक में जाकर बैठ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जाकर बैठ जाएं तो हालात बदल सकते हैं. और माजी में सर किसी हद तक ये हुआ लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धोखा दे दिया और फिर सारी तहरीक का मोमेंटम जो है वो टूट गया. 26वीं तरमीम हो गई और फिर जजेस आकर बैठ गए. और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो जज हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सर अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं. वो इस केस का फैसला नहीं कर रहे. वो ये देख रहे हैं कि किसी तरह एक रास्ता हमवार हो. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई तो उसका अगला चीफ जस्टिस कौन होगा. ये एक मुकाबला है. आपको बज़ाहिर लगेगा कि अमीनुद्दीन साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर. याद रखिएगा कि ये इन जजेस के दरमियान भी मुकाबला है और जब फैसला आएगा जिसने जितना अच्छा निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए फैसला लिखा होगा और जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको उसके हिसाब से नवाजा जाएगा. अब देखना ही होगा कि अमीनुद्दीन की रिटायरमेंट के बाद इनका हाल भी कादी साहब वाला होगा और इनको साइड पे कर दिया जाएगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो अगला चीफ जस्टिस है इनको बना दिया जाता है. क्योंकि अकरम शेख साहब जो बात कर रहे थे ना वो क्या कह रहे थे कि कोशिश करें कि आपकी रिटायरमेंट से पहले ये फैसला हो जाए. क्योंकि वो उनको ताना दे रहे थे कि भाईजान जो आपने नज़र रखी हुई है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी और उसका एक चीफ जस्टिस होगा और उस कुर्सी पर मैं बैठूंगा तो ध्यान करें, फैसला दें और आइन और कानून के साथ आपको खड़ा होना है. व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ और किस तरह से एक दलील ने इस पूरे केस का रुख मोड़ कर रख दिया. अगर ये कहा जाए कि जो पासा है पलट चुका है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. पहले ये 26वीं तरमीम का केस और अदालत में जो आज कार्रवाई है ये मैं आपके साथ वन बाय वन पूरे हालात जो हैं वो शेयर करता हूँ. अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज़ किया. तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के वकील हैं जी जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील रोस्टम पर आए. ये वही हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से इस्तीफ़ा दिया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को जाकर ज्वाइन किया. और उन्हें आकर ये कहा, गौर से सुनिएगा, कि अक्टूबर का इंतज़ामी ऑर्डर मौजूद है और इसकी पाबंदी होनी चाहिए. और ये इंतज़ामी ऑर्डर असल में था क्या? अमीनुद्दीन खान ने जजेस से तवील मुशावरत की जो बराह रास्त नशियात की वजह से साफ सुनाई दे रही थी और जस्टिस मजहर और जस्टिस अमीन ने मुशावरत से पूरे बेंच की राय पर सबकत लेते हुए कहा कि हम आखिर में ये सुनेंगे. जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा कि मुझे बात करने दें, मैं आपके कई सवालात के जवाब दे दूंगा. लेकिन बेंच ने मामला नवंबर तक लटका दिया. अब मीन वाली क्या करेंगे? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी उसकी सिफारिशात हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसे इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया. और 26वीं तरमीम पूरे 1 साल और कुछ महीनों के बाद इसके ऊपर सुनवाई जो हो रही है. मीनवाइल जितना आपने
जो लूट का माल था तकसीम करना था कर लिया, जितने लोगों को नवाजना था नवाज दिया, पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स को आपने जस्टिफाई करना था वो आपने कर लिया, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आईनी बेंच ने फैसला देना था वो दे दिया, और आने वाले कल में ये अदालत एक परमानेंट फीचर इंसाफ और कानून की नहीं बल्कि नवाजने की एक परमानेंट फीचर जो है पाकिस्तान की अदालती तारीख में बनने जा रही है। मीनुद्दीन साहब ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अजीज करामत भंडारी के दलाइल सुन लें और फिर आपसे हम जो है आखिर में बात करेंगे, और फिर जो भंडारी साहब थे उनके दलाइल का आगाज भी इसी नुक्ते से किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला मौजूद है, इसकी पाबंदी करते हुए फुल कोर्ट बनाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अजीज उजैर करामत भंडारी ने कहा कि मेरे सामने जो आर्टिकल 191A की रुकावट है वो पहले हटाऊंगा। मुसलसल यही सवाल बेंच में लॉर्डशिप कर रहे हैं, लेडीशिप के ने कोई सवाल नहीं किया। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि लेडीज़ भी बात समझ चुकी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ख़वातीन जजेस मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। भंडारी साहब ने फिर ये कहा कि ना अगर किसी काम का कहना हो तो मर्द को कहो, अगर किसी काम को कराना हो तो खातून को कहो। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मेरा ख्याल है कि जस्टिस हलाली ने बेहतर बयान कर दिया है। वकील जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब बताते हैं जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का 31 अक्टूबर का फुल कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस पर अमल दरामद होना चाहिए। मेरी इस्तदा थी कि हमारी दरख्वास्त पहले सुन ली जाती और शायद इतने अभाम ना होते। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कई दरख्वास्त गुजारों ने दरख्वास्त कर रखी है। इसी दरमियान एक लंबी मुशावरत हुई। जस्टिस इमनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दरमियान तकरीबन 3 मिनट तक एक दूसरे से बातें होती रही। उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा ऐसा नुक्ता आ गया और हम इसके ऊपर किस तरह से खामोशी नहीं करवाएं, तो उसका रास्ता ही निकाला गया कि यार इसको पहले सुन लेते हैं और ये जो नुक्ता है इसको हम नवंबर के बाद जो है वो देखेंगे। इस दरमियान एक लंबी मुशावरत हुई और फिर उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने शाहिद जमील साहब को नहीं सुना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपकी तो खैर दरख्वास्त को नंबर भी नहीं लगा, तो उन्होंने कहा जी कि आप अभी ऑर्डर करें लग जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं आप हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप साइड पर जाकर बैठें और हम आपको आखिर में सुनेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल, आप मुल्क से बाहर कब जा रहे हैं? वकील शाहिद जमील साहब ने बताया कि अगर आप मुझे सुन ले तो मैं बहुत से सवालात के जवाब दूंगा और मैं 2 नवंबर को जाना है और वापसी मेरी 10 दिन के बाद होगी। देखें कैलकुलेशन की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी एक केस ऐसा था सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से और याह्या अफरीदी साहब ने उनकी अदम मौजूदगी में उसको लगाया और फिर उसके ऊपर एक ऑर्डर भी जारी कर दिया गया और बाद में जब सलमान अकरम राजा आ गए तो उनको सुनना इन्होंने गवारा नहीं किया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। जजिस को ये भी पता होता है कि यार ये जो वकील है ये कब मुल्क से बाहर जाएगा, कब वापस आएगा। गो की गुजारिशात अदालत के बेंच को कर दी जाती हैं पहले, लेकिन इसके ऊपर बरमला इजहार करना ये आपकी बदनीयती जो है वो जाहिर करता है। मैं भी आपको ये खबर भी दूं और पाकिस्तान में कुछ मामलात जो हैं वो नून लीग उन्हें अपने अंदाज से कंट्रोल करना चाहती है और वो सियासत कर रही है। क्या सियासत कर रही है ये मैं आपको बताता हूं इस खबर में जो दावा किया गया है। और खबर के मुताबिक नून लीग कुछ सीनियर लोगों ने इमरान खान से रब्ता किया और ये रब्ता उन लोगों के जरिए हुआ जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जो लोग इमरान खान से मुलाकात करते हैं इमरान खान के पैगाम उन तक पहुंचते हैं और उन्होंने ये पैगाम पहुंचाया कि आप दुरुस्त समत में हैं। इसमें नून लीग के सीनियर लोग शामिल हैं, वो लोग जिन्होंने ओहदे नहीं लिए। इशारा ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ था। ये पैगाम इसलिए पहुंचाया गया कि कल को अगर इमरान खान की हुकूमत आए तो ये लोग अपना खाता क्लियर रखें कि इमरान खान के साथ जो कुछ भी हुआ इस पर हम शरीक नहीं, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया। सर आप हर उस काम में शरीक हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। अगर आप ये कहें कि मादनियात का जो ब्रीफ केस था वो किसी और ने प्रेजेंट किया, इसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, ये आपकी पॉलिसीज़ का नतीजा है कि आज हम अमेरिका के साथ एक पेज पर मौजूद हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी को इसका क्या फ़ायदा होगा, आपकी मईशत को क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में सर जो कंपनीज हैं वो छोड़ कर जा रही हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी आ नहीं रही। आज तो वो सहाफ़ी भी बोलने पर मजबूर हो गए जिन्हें हमेशा हमने नून लीग के साथ खड़े हुए देखा, इमरान खान के मुखालिफ इनको खड़े हुए देखा, वो भी मजबूर हो गए पाकिस्तान की मईशत पर बात करने के हवाले से। और वो भी पूछ रहे हैं कि भाई ये जो वादे करके तुम आए थे ये वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे? आपके SFIC पाकिस्तान में मईशत, ये जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, इस मुल्क के अंदर इमरान खान से बात करने पर पाबंदी है, मुलाकातों पर पाबंदी है, जेल के बाहर आपने मार्शल लॉ लगा दिया और आप एक मुल्क के सूबे के सरबराह को मिलने की इमरान खान से इजाज़त नहीं देते। उसका नाम भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नहीं चल सकता, मगर आपकी जाली जो सियासत है और जाली गवर्नेंस का आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर जो है वो ढंढोरा पीटते हैं। सर इस मुल्क के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जो गुफ्तगू थी एक सेमिनार से आपने
दिखाई और काफ़ी देर तक वो लाइव दिखाते रहे, वो स्मोक के ऊपर बात कर रही थी। वो इतना ज़रूरी हुआ, यानी कि एक तरह से जो आपकी कारकर्दगी है जो कहीं पे मौजूद ही नहीं है, उसे भी एक पीआर फर्म की तरह चलाया जा रहा है कि जाओ जाकर कॉलेजेस में टीवी के ऊपर इसे लाइव दिखाओ, बात करो, लोगों को बताओ कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये काम सिर्फ ये नहीं कर रहे अपनी पीआर का, ये पाकिस्तान में कुछ और लोग भी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस का दौरा करना और नौजवानों को इमरान खान के खिलाफ तैयार करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और एक और बताया जाता है कि कुछ जो एंकर्स हैं उनके ज़रिए एक पार्टी बनाने का फैसला किया गया। अब ये पार्टी क्या होगी और किस किस को उसमें शामिल किया जाएगा, आने वाले दिनों में ये चीज़ें भी क्लियर होंगी। लेकिन व्यूअर्स, पाकिस्तान में इमरान खान को तोड़ने के लिए, उसके बयानिए को, उसके नज़रिए को ख़त्म करने के लिए आप जितने मर्जी हरबे आज़मा लें, ये बयानिया, ये सोच, ये शोर कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। इससे पहले भी लोगों ने कोशिश की मगर उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ी। मैं आपको फिर ये भी खबर दूं कि बांग्लादेश में पहली बार फौजी अफसरान को कैद की सज़ा सुना दी गई है जी। बांग्लादेश की एक अदालत ने 15 आला फौजी अफसरान को जबरी गुमशुदगियों और 2024 के अवामी इनकलाब के दौरान होने वाले मजालिम के इल्ज़ाम में कैद की सज़ा सुनाई है। अरब न्यूज़ ने जिसको रिपोर्ट किया है और ये खबर पाकिस्तान में यकीनन बहुत ज़्यादा मकबूल होगी। और फिर जाते जाते मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोहेल अफरीदी साहब की गुफ्तगू जो अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने कही और एक बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, काबीना तश्कील का ये मामला है और अगर मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई तो कोई बात नहीं, हम हर आइनी रास्ता इख्तियार करेंगे और कल से हम अवामी रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं और हम अवाम के ज़रिए अब ये फ़ैसला लेंगे और इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे। सर, एक बड़ी तहरीक शुरू होने वाली है मुल्क के अंदर और यही वो ख़तरा है पाकिस्तान में ताकतों को, जिसकी वजह से सोहेल अफरीदी साहब को रोक रहे हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सोहेल अफरीदी साहब के साथ ना आज जुनैद अकबर भी थे, पूरी काबीना जो आपकी जो जिन लोगों को साइडलाइन किया गया था वो सब इकट्ठे हो गए हैं और एक भरपूर मज़ाहमत जो है वो तैयार हो रही है और इनके जो रास्ते हैं वो खुल नहीं रहे। जो प्रॉक्सीज थी उनको कोई ओहदा नहीं मिल रहा और वो पार्टी के अंदर उनकी जो पोजीशन है वो वाज़ेह नहीं हो रही और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर काम हो रहा है। तो यही वजह बनी है कि सोहेल अफरीदी साहब की जो मुलाकातें हैं इमरान खान से नहीं हो रही, क्योंकि जब तक ताकतों को, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का यकीनन एहसास ना हो जाए कि यार जब हम चाहेंगे ये हमारे लिए काम करेगा या हमारी बात मानेगा, उस वक्त ये मुलाकात जो नहीं होगी। और ये वो टेक्निकली नॉकआउट था जो इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को किया। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे रात को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने